हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम +1 अकाउंट्स चैप्टर डेप्रिसिएशन करेंगे। डेप्रिसिएशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज डिफिकल्ट चैप्टर फॉर द +1 स्टूडेंट्स। इससे पहले कि हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट शुरू करें, थोड़ा सा हम आज इस वीडियो में समझेंगे कि डेप्रिसिएशन है क्या, इसकी ज़रूरत क्या है, इसको कैसे कैसे लगाया जा सकता है, चैप्टर में है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर ऑफ एन एसेट। किसी भी चीज को जब हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं तो धीरे धीरे उस चीज की वैल्यू कम होती चली जाती है। आप कोई भी एग्जांपल ले लो, आपके पास बाइक होगा, आपने जब बाइक लिया शायद वो 1 लाख रुपए का था, लेकिन 1 साल बाद उसकी वैल्यू शायद 80,000 रह जाएगी, नेक्स्ट ईयर 70, 60, ऐसे धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होती चली जाती है। इसी तरह अगर आप अपने घर का कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस देखें, एलईडी देखें, वॉशिंग मशीन देखें, एसी देखें, जब आप नया लेके आते हो तो उसकी वैल्यू कुछ और होती है। जब धीरे धीरे आप उस चीज़ का इस्तेमाल करते चले जाते हैं तो उस चीज़ की वैल्यू कम होती चली जाती है। सो डेप्रिसिएशन ये तो होना ही होना है, क्योंकि कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने के बाद वो उसी फॉर्म में, उसी शेप में नहीं रहती, उसकी वैल्यू, उसकी क्वालिटी धीरे धीरे डिप्लीट होती है, कम होती चली जाती है। तो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर ऑफ एन एसेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के साथ साथ एक और वर्ड है अमोर्टाइजेशन। कंफ्यूज नहीं होना, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, डिप्लीशन, 3 शब्द है। डेप्रिसिएशन का मीनिंग आपने समझा, अब है अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन क्या है? अमोर्टाइजेशन है इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू को धीरे धीरे कम करना, जैसे गुडविल, जैसे पेटेंट्स, जैसे ट्रेडमार्क्स। और तीसरा है डिप्लीशन। डिप्लीशन को हम किसी एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। टेक एन एग्जांपल, सपोज वी हैव अ कोल माइन, कोयले की खदान, जमीन है हमारे पास, उसके अंदर काफी सारा कोयला है। जैसे जैसे हम उसमें से कोयला निकालते चले जाएंगे तो उस माइन की वैल्यू धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, इसको कहते हैं डिप्लीशन। लेकिन हमारा जो चैप्टर है +1 के अंदर, हमारा चैप्टर सिर्फ और सिर्फ टेंजिबल एसेट्स की डेप्रिसिएशन के बेस के ऊपर ही है। हम सिर्फ और सिर्फ टेंजिबल एसेट्स को ही देखेंगे। इट मींस हम सिर्फ डेप्रिसिएशन को ही समझेंगे, उसके मेथड्स को समझेंगे। फर्स्ट थिंग। सेकंड, बच्चों के मन में कभी क्वेश्चन आता है कि सर डेप्रिसिएशन लगती ही क्यों है, चीज की वैल्यू कम क्यों होती है? देखो, कुछ चीजें होती हैं, उनकी जो लाइफ होती है वो फिक्स होती है। आपने अपने घर में एलईडी पैनल्स जो होते हैं, जो लाइट वाले होते हैं, या सीएफएल आते थे पहले, वो आप खरीदते होगे तो उसकी आपको गारंटी मिलती है। कोई कंपनी 1 साल गारंटी देती है, कोई 2 साल गारंटी देती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें पता है स्टैंडर्ड टाइम्स में, स्टैंडर्ड प्रोसीजर में ये जो एलईडी है वो कितने घंटे जलती रहेगी। तो वो मान लो अगर कोई एलईडी बल्ब, एलईडी पैनल 10,000 घंटे उसकी लाइफ है, तो वो उसको ऑन एन एवरेज 6 घंटे, 8 घंटे, जो उनके सिस्टम में होगा, इतनी लाइट जगती है रोज। उस हिसाब से निकाल के उसमें डेज में कन्वर्ट करके उसको आपको बताते हैं कि ये 1 साल गारंटी है या 2 साल गारंटी है। तो क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो बल्ब है, ये जो लाइट है, ये 2 साल चलेगी या 10,000 घंटे चलेगी। जैसे जैसे हम उसका इस्तेमाल करते चले जाएंगे उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। एक होता है नॉर्मल वेयर एंड टेयर। आप कोई भी चीज को नॉर्मली यूज करते हो तो वो डेप्रिशिएट होती है, उसमें घिसावट होती है। आप कोई मशीन है, एक टायर है, सिंपल एग्जांपल देखो, बहुत बार आपने देखा होगा आपके घर में जो कार है या जो बाइक है, 5 साल बाद, 7 साल बाद आपको लगता है कि कार के टायर को बदल देना चाहिए, बिकॉज वो टायर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेप्रिशिएट हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा घिस गए हैं, उसका जो है पकड़ कमज़ोर हो गई है। तो ये क्यों होता है कि हम किसी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, वो धीरे धीरे डेप्रिशिएट होती है। तो बेसिकली हम ये जानना चाहते हैं, हम हमारा मेन मकसद क्या है, डेप्रिसिएशन का मीनिंग समझना। डेप्रिसिएशन क्यों हुई, उसके बहुत से कारण, जैसे टाइम की वजह से, नॉर्मल वेयर एंड टेयर की वजह से, या जो
एसेट की वैल्यू है या जो एसेट की लाइफ है वो फिक्स्ड है इस वजह से। तो डेप्रिसिएशन का सिंपल मीनिंग क्या था? डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर ऑफ एन एसेट। तो ये तो सिंपल एक मीनिंग था। अब हम चलेंगे इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे। अभी हम सम करने से पहले थोड़ा सा माइंड क्लियर करेंगे कि डेप्रिसिएशन है क्या, चैप्टर में क्या है। किसी चीज या किसी एसेट पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के हमारे पास 10 डिफरेंट मेथड्स हैं, लेकिन फॉर यू पीपल और योर सिलेबस देयर आर ओनली 2 मेथड इन द सिलेबस। देयर आर टोटल 10 मेथड्स बट यू हैव ओनली 2 मेथड इन योर सिलेबस। और ये तो है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के कि भाई अगर 1 लाख की मशीन है उस पर हम 1 साल बाद कितनी डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो वो डेप्रिसिएशन के अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए कितने मेथड हैं? टोटल 10, बट आउट ऑफ 10 वी हैव ओनली 2 इन अवर सिलेबस एंड 2 इन अवर बुक। वी विल डू ओनली 2 मेथड्स। और वो कौन से मेथड है? वो 2 मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। ये तो है कि हमने डेप्रिसिएशन की अमाउंट को कैलकुलेट कर लिया विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब उस अमाउंट को, जो अमाउंट हमने फाइंड आउट की है विद द हेल्प ऑफ दीज 2 मेथड्स, आइदर ऑफ दीज 2 मेथड्स, उस वैल्यू को बुक्स में कैसे शो करना है। तो मोटा मोटा चैप्टर के अंदर 2 चीजें हैं। एक तो डेप्रिसिएशन को फाइंड आउट करने के लिए 2 मेथड, दूसरा उस अमाउंट को, डेप्रिसिएशन जो हमने फाइंड आउट की है उसको रिकॉर्ड करने के लिए 2 अकाउंटिंग मेथड। आज की इस वीडियो में ये जो हमने अभी किया है, इसके अलावा मेथड समझेंगे कि कौन से मेथड हैं और एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का मेथड समझेंगे। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के हमारे जो 2 मेथड हैं, सबसे पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड को हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं और इसको हम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। एज द नेम सजेस्ट, फिक्स इंस्टॉलमेंट, इस मेथड के अंदर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल रिमेन सेम ईयर और ईयर। साल दर साल हमारी डेप्रिसिएशन की अमाउंट लगभग सेम रहती है। तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन या फिर इसका ओरिजिनल कॉस्ट है कि जो ओरिजिनल कॉस्ट है हर साल हम डेप्रिसिएशन उसी अमाउंट पे लगाएंगे जिस अमाउंट पे हमने एसेट फर्स्ट टाइम खरीदी थी। दूसरा मेथड है डेप्रिसिएशन चार्ज करने का, उसका नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस, और इसी का तीसरा नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो 2 मेथड है डेप्रिसिएशन चार्ज करने के, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। हम पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का पहला मेथड और अकाउंटिंग के भी 2 मेथड है, उसमें भी दोनों का नाम अभी आपको बताऊंगा, लेकिन हम पहले जो क्वेश्चन करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड के करेंगे और उसमें मेथड अकाउंटिंग का भी पहला लगाएंगे। पहला मेथड करने के बाद, उसके कुछ सम करने के बाद, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड सेकंड मेथड ऑफ अकाउंटिंग, देन वी विल डू फर्स्ट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन का जो है स्ट्रेट लाइन मेथड, उसको फर्स्ट मेथड ऑफ अकाउंटिंग करने के बाद सेकंड मेथड ऑफ अकाउंटिंग से करेंगे। जब ये एक मेथड दोनों अकाउंटिंग मेथड से समझ आ जाएगा, फिर हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड करेंगे। तो अभी तक हमने ये समझा कि हमारे पास अकाउंटिंग करने के लिए 2 मेथड है और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए भी 2 मेथड है। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। अब हम समझेंगे अकाउंटिंग करने के लिए कौन से 2 मेथड है। एक में है व्हेन डेप्रिसिएशन इज क्रेडिटेड टू द एसेट, ये नॉर्मल है। दूसरे को बाद में समझेंगे। ये नॉर्मल है कि 1 लाख की एसेट है, उसको 10,000 डेप्रिसिएशन लगी तो अगले साल उसकी वैल्यू कम होकर 90,000 आएगी, फिर अगले साल 10,000 लगी तो फिर उसकी वैल्यू 80,000 आ गई। तो ये वाला मेथड है, इसमें जो डेप्रिसिएशन है वो हम एसेट अकाउंट में साथ साथ ही ट्रांसफर करते चले जाते हैं।
सेकंड मेथड का सिर्फ नाम पढ़ेंगे, अभी नाम नोट करेंगे, लेकिन अंडरस्टैंड इसको लेटर ऑन वीडियो में करेंगे। सेकंड मेथड ऑफ अकाउंटिंग इज व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। उसमें एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनेगा, वो हम वी विल नॉट डिस्कस इट राइट नाउ बिकॉज दिस इज द फर्स्ट लेक्चर एंड यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इफ वी डू द बोथ मेथड टुगेदर। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम जो कैलकुलेशन का मेथड है वो तो कैलकुलेशन का है, जब सम करेंगे उसी में आपको कैलकुलेशन करनी बताएंगे। लेकिन अकाउंटिंग मेथड जो है, जो हमारा अकाउंटिंग मेथड है, वो पहला मेथड हम करेंगे व्हेन डेप्रिसिएशन इज क्रेडिटेड टू द एसेट। इसमें हम क्या करेंगे, इस मेथड में हम जो जर्नल एंट्रीज डालनी है वो जर्नल एंट्री यहाँ बोर्ड पे मैंने लिख दी है, तो मैं आपको एक एक जर्नल एंट्री समझाऊंगा, आप नोट करना चाहते हो तो कर लेना। सबसे पहले देखो होगा क्या, मेथड कोई भी हो, सबसे पहले मुझे एक एसेट खरीदनी है, मेरी बिजनेस है, मेरा फैक्ट्री है, तो मुझे प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी है। तो जब मैं प्लांट एंड मशीनरी खरीदूंगा, व्हेन वी परचेज एन एसेट, तो क्या एंट्री डालेंगे, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहाँ मैंने लिखा है सन्ड्री एसेट, व्हेन एसेट इज परचेज सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि प्लांट भी हो सकता है, मशीनरी हो सकती है, ट्रक हो सकता है, कार हो सकता है, या कोई और भी एसेट हो सकती है। जो कोई एसेट आपको गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर, जो नाम होगा वही नाम आप यहाँ लिखोगे। मशीन है तो मशीन लिखोगे, प्लांट है तो प्लांट लिखोगे, प्लांट एंड मशीनरी है तो प्लांट एंड मशीनरी लिखोगे। सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये तो जिस तारीख को, जिस डेट को हम मशीन खरीदेंगे उसी तारीख को ये एंट्री डलेगी। इट मे बी 1 अप्रैल ऑफ द ईयर, it may be first day of the year, that is 1st April, it may be 30th June, it may be 30th September, 1st October, whatever the date is given in the question, you have to put the entry on that particular date। अब हमने एसेट खरीद ली है, तो डेप्रिसिएशन जो है वो हम चार्ज करते हैं एनुअली। एनुअली मतलब साल की, पूरे साल की। तो हम 3-3, 6-6 महीने में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। एज वी नो अवर फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। एंड अगर हम अपने फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो अभी 2023 चल रहा है, तो 23-24 हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 31st मार्च 2024 को। सो हम सबसे पहले एसेट तो जिस तारीख को खरीदेंगे वही डेट डालेंगे, लेकिन दूसरी जो जर्नल एंट्री है वो कब डालेंगे, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। 99% केसेस में एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर होगा 31st मार्च। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में फाइनेंशियल ईयर एंड 31 दिसंबर को होता है या किसी और डेट को आता है, तो फिर हम वो डेट लिखेंगे। नॉर्मली 31st मार्च, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 31st मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, तो 31st मार्च को हम क्या करेंगे, उस एसेट जो हमने खरीदी थी इस साल खत्म हो गया, उसके ऊपर एक डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो एंट्री क्या डालेंगे, देखो हेडिंग इज व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। अब डेप्रिसिएशन हमने चार्ज कर ली है, तो डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस और अ लॉस फॉर द फर्म। एज यू नो all the expenses and losses are transferred to profit and loss account. So on the same date end of the financial year, इसी डेट को हम क्या करेंगे, ये जो डेप्रिसिएशन है इसको ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएशन कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लुक, डेप्रिसिएशन इज डेबिटेड हियर, इसको खत्म करना है, इसको जीरो करना है, तो इसको क्रेडिट करना पड़ेगा, तो इसकी जगह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। देखो ये पहली एंट्री सिर्फ एक ही बार आएगी, दूसरी और तीसरी एंट्री जब तक एसेट की वैल्यू जीरो नहीं हो जाती तब तक ये दोनों एंट्रियां एवरी ईयर एंड ऑफ द एवरी ईयर
31 मार्च जो हमारा फाइनेंशियल एंड है उसको ये दोनों एंट्रियां डलती चली जाएंगी, या जब तक हम एसेट को बेच नहीं देते तब तक ये दोनों एंट्रियां आती चली जाएंगी। तो सिंपल केस में तो 3 एंट्री हैं, व्हेन एसेट इज परचेज सन्ड्री एसेट टू बैंक, व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज डेप्रिसिएशन टू एसेट जो नाम है हमारी एसेट का, ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। अब इसी में थोड़ा ऐड करते हैं। मान लो हमने एक मशीन खरीदी अपनी फैक्ट्री के लिए 5 लाख रुपए की। द सेलर ऑफ द मशीन और द मैन्युफैक्चरर ऑफ द मशीन टोल्ड अस दैट मशीन विल वर्क फॉर अराउंड 10 ईयर्स। 10 साल ये मशीन आपके यहाँ अच्छी तरह काम करेगी, 11th ईयर आप इसको स्क्रैप में बेच दो, हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है भाई, हमने तो काम करना है, 10 साल तो हमें एश्योरेंस है कि मशीन चलेगी और हमने मशीन अपने इंस्टॉल कर ली है तो 10 साल इसको काम करेंगे। लेकिन मान लो 5 साल मशीन चल चुकी है या 6 साल चल चुकी है, तो उसी मशीन से मच बेटर टेक्नोलॉजी, मच बेटर मशीन नई मार्केट में आ गई है। तो अब हम अगले 5 साल उसी मशीन से काम करने की बजाय हमारी कोशिश होगी कि हम एक नई मशीन खरीदें और हमारी प्रोडक्शन को बढ़ाएं, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करें। तो या किसी और कारण से भी अगर 10 साल का है तो हो सकता है मशीन जल्दी खराब हो जाए। तो इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमारी ओल्ड मशीन है हम उससे छुटकारा पा लेंगे, हम उससे पीछा छुड़ाना चाहेंगे। कैसे छुड़ाएंगे? हम उस मशीन को बेचना चाहेंगे और हम उस मशीन को बेच देंगे। तो जब हम मशीन बेचेंगे तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। देखो आप सोचो, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आप सोचते हो आपकी एसेट की वैल्यू 2 लाख रुपए है, आपकी मशीन की, आपकी प्लांट की, आपके कार की, आपके बाइक की, आपके फोन की, आपके लैपटॉप की वैल्यू आप सोचते हो कि 2 लाख रुपए है। तो क्या जब आप मार्केट में जाओगे तो क्या आपको 2 लाख ही मिलेगा? नो, नॉट एट ऑल, राइट। तो 99% चांसेस है आपको आपकी वैल्यू से कम पैसा मार्केट से मिले और आप उस एसेट को बेचकर कुछ लॉस सफर करो, कुछ लॉस उठाओ। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम उस एसेट को बेच के, पुरानी एसेट को बेच के प्रॉफिट भी अर्न करते हैं। इन एनी केस, चाहे 1% है चाहे 99% है, पर हमारे पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, या तो प्रॉफिट पे बिकेगी या लॉस पे बिकेगी। अब मान के चलते हैं व्हेन एसेट इज सोल्ड, दोनों ही केस में आइदर लॉस और प्रॉफिट दोनों की एंट्री है, अलग अलग एंट्री है। थोड़ा लॉजिकली चलेंगे। देखो कहता है व्हेन एसेट इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट। अगर हम प्रॉफिट पे एसेट बेच रहे हैं तो क्या जनरल एंट्री डालेंगे? एसेट बेचेंगे तो हमें पैसा आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। नॉर्मली पैसा बैंक थ्रू आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट। एसेट गोज आउट, एसेट चली जाएगी। ऊपर जब हमने खरीदा था एसेट को डेबिट किया था, अब जब बेचेंगे तो एसेट को क्रेडिट कर देंगे। जब हमने खरीदा था तो डेबिट किया था, मतलब हमने एसेट क्रिएट की थी। अब जब बेच रहे हैं तो एसेट डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, डेबिट से क्रेडिट हो गया, एसेट खत्म हो गई। ठीक है, हम मान के चलते हैं, थोड़ा सा कोई एग्जांपल ले लेते हैं, कोई अमाउंट ले लेते हैं। से आपकी एसेट जो है उसकी वैल्यू आपके हिसाब से 40,000 थी और आपने जब ये एसेट बेची मार्केट में, ये बिक गई आपकी 50,000 की, तो 10,000 पे आपको क्या हुआ? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आपका क्रेडिट होता है। हमने ट्रायल बैलेंस किया है, ट्रायल बैलेंस में आपने देखा था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, और जो क्रेडिट जो इनकम एंड गेन्स होते हैं, जो प्रॉफिट होते हैं वो क्रेडिट होते हैं। तो यहाँ प्रॉफिट हुआ हमें एसेट को बेच के, तो क्रेडिट कर दिया। 50,000 रुपीज़ हमें आया एसेट बेच के। 40,000 की तो एसेट हमने दे दी, जो हम कहते थे हमारी एसेट की वैल्यू 40,000 है। बाकी जो 10,000 है वो हमें प्रॉफिट हुआ। एक और सिचुएशन ले लेते हैं, लॉस की सिचुएशन ले लेते हैं। मान लो
अब अगर लॉस भी होता है, जब हम एसेट को बेचेंगे हमें तो क्या मिलेगा, पैसा ही मिलेगा, कम मिले लेकिन मिलेगा तो पैसा ही। तो मान लेते हैं कि हमने जो पैसा जो हमने बेचा है, मान लेते हैं जो हमारी एसेट थी उसकी वैल्यू है 50,000। 50,000 की मशीन मार्केट में बेचने गए तो मार्केट वालों ने उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो डाली 40,000। वी हैव नो अदर ऑप्शन if we want to sell our product in the market and the same time if the product is second hand or used product, you cannot expect the desired value। जितनी आप चाहते हो वो मिल जाए ये जरूरी नहीं है। तो जो वैल्यू मार्केट में पड़ेगी आपको उसी मार्केट वैल्यू पे अपने प्रोडक्ट को सेल करना पड़ेगा। तो अभी प्रॉफिट वाला केस खत्म है। लॉस वाले केस में हम मान रहे हैं कि हमारी जो एसेट की वैल्यू थी 50,000 थी, बेचने गए 4 जनों से 10 जनों से पूछा, मैक्सिमम वैल्यू किसी ने दी वो 40,000 थी। तो बाकी जो 10,000 है वो क्या हुआ, जो 10,000 है हमारा वो जो 10,000 है वो हमारा लॉस हो गया। अभी हम सम नहीं कर रहे, जर्नल एंट्रीज की है, थोड़ा सा आपके मन में थोड़ा सा डाउट दूर करने के लिए इसमें मैंने एग्जांपल क्रिएट कर दिया है कि थोड़ा सा आपको समझ आ जाए। तो ये जर्नल एंट्रीज है। और दूसरा, जब भी हम मशीन बेचेंगे या तो प्रॉफिट पे बेचेंगे या लॉस पे बेचेंगे, दोनों एंट्रियां साथ साथ नहीं आएंगी, दोनों में से सिर्फ एक ही जर्नल एंट्री आएगी। तो ये हमारा था पहला मेथड अकाउंटिंग का, जिसमें हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे एसेट पे और हम उसकी वैल्यू को साथ साथ कम करते चले जाएंगे। सो एक छोटी सी चीज और, एक जब हम स्ट्रेट लाइन मेथड करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, उसमें करना होगा, फार्मूला हम यहीं पे कर लेते हैं जिससे हमें वहां पे मुश्किल नहीं आएगी। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड आउट करें? अगर तो क्वेश्चन के अंदर आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है से 10%, तो इट विल वेरी इजी फॉर यू टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। बट इफ द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन and you have to solve the question of depreciation, it will be difficult for you people। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी कि हर साल पर एनम कितनी डेप्रिसिएशन लगेगी। तो ये परसेंटेज भी निकालते हैं, कोई ना कोई तो निकालता ही है। तो वो कैसे निकालनी है, अगर हमें निकालनी पड़े तो कैसे निकालनी है, फार्मूला बाद में देखेंगे, पहले सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपने कोई एक चीज खरीदी है, कोई एसेट खरीदी है 10,000 रुपीज की, और बेचने वाला कहता है भाई साहब ये जो मैंने एसेट आपको बेची है, ये जो चीज बेची है 5 साल बहुत अच्छी तरह काम करेगी, आपकी हर चीज, आपकी हर जरूरत जिसके लिए आपने ये चीज खरीदी है वो आपके काम आएगी। लेकिन 5 साल के बाद इस चीज की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये कोई काम नहीं करेगी, ये टोटली खत्म हो जाएगी, और आप इसको जंक डीलर को रद्दी के भाव, स्क्रैप के भाव, जो आपके घर में रद्दी वाला आता है तो स्क्रैप के भाव इसको आप बेच सकते हैं। तो मोटा मोटा हमें दिखता है कि 10,000 रुपये की चीज़ खरीदी, 5 साल चलेगी, तो हर साल कितने पैसे हमने यूज़ किए, 10,000 डिवाइडेड बाई 5, 2,000 रुपये। तो इसी तरह जब हमें किसी एसेट की परचेज वैल्यू गिवन होती है और उसकी स्क्रैप वैल्यू गिवन होती है, उसकी लाइफ गिवन होती है, तो वी विल बी एबल टू फाइंड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। द फार्मूला, अब तो फार्मूला कैसे बनेगा देखो, हाउ टू फाइंड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, कॉस्ट ऑफ एसेट, जो उसकी कॉस्ट है, कॉस्ट के अंदर आप इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस भी ऐड करोगे और फ्रेट भी ऐड करोगे, माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन एसेट। स्क्रैप वैल्यू मैंने आपको बताया, स्क्रैप वैल्यू क्या वैल्यू होती है, स्क्रैप वैल्यू का मतलब है जब वो चीज किसी काम की नहीं रहती, उसको आयरन, लोहे के भाव,
रद्दी के भाव या जंक डीलर को जब बेच देते हैं तो दैट इज कॉल्ड स्क्रैप वैल्यू। कॉस्ट ऑफ एसेट में मैंने कहा था इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस ऐड करने हैं, तो मे बी यू पीपल आर अवेयर ऑफ द इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस और मे नॉट बी अवेयर। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस क्या है? जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं, कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जिसे हम खुद घर में लाते हैं, फटाफट उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। मान लो आप एक जूसर मिक्सर ग्राइंडर लेके आए, तो आप लेके आए, आपने खोला, आप उसको फटाफट जूस बना लो, ग्राइंड कर लो, मिक्स कर लो, उसमें कोई इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एक चिमनी खरीदते हो तो चिमनी को इंस्टॉल करना पड़ेगा किचन के अंदर, आपके चूल्हा के ऊपर, आपके गैस स्टोव के ऊपर, तो वो आप खुद नहीं कर सकते, कोई बंदा आएगा और उसके कुछ चार्जेस लेगा। सिमिलरली आप एलईडी एलसीडी लेते हो तो कोई बंदा आएगा, प्रॉपर जेन्युइन हाइट के अकॉर्डिंग जहां लगाना है, फिट कराना, उसको फिट करेगा, उसके ही विल चार्ज सम मनी। आपने एसी लिया, स्प्लिट एसी लिया, स्प्लिट एसी खरीदने के बाद उसकी इंस्टॉलेशन के लिए कोई व्यक्ति कोई आएगा, कोई मैकेनिक आएगा, उसको फिट करेगा, उसके लिए कुछ मनी आपसे चार्ज करेगा, दैट इज। तो जो इंस्टॉलेशन है, इसी तरह ये तो छोटी एग्जांपल थी, घर की एग्जांपल थी जो आप लोग अपनी आंखों से कई बार देखा होगा। जब हम मशीन खरीदते हैं तो मशीन जो होती है वो बहुत बड़ी बड़ी मशीनें भी होती हैं। कई कई फैक्ट्रियों में 100 150 फुट 200 फुट लंबी मशीन होती है जो एक ट्रक में एक बार में नहीं आती, जिसको पार्ट्स करके हम फैक्ट्री से खरीद के लेके आते हैं, बाय ट्रक आती है, और फिर उनके मैकेनिक आके उस मशीन को वहां इंस्टॉल करके एक एक पार्ट को जोड़ते हैं, जिससे हम उस मशीन से काम करने के काबिल हो पाते हैं। तो वो जो इंस्टॉलेशन एक्सपेंस है, उस एक्सपेंस को हमेशा हम कॉस्ट ऑफ मशीन में ऐड करेंगे, क्योंकि अगर वो इंस्टॉलेशन एक्सपेंस हम नहीं देंगे तो जो मशीन हमने कहीं से खरीद के अपने फैक्ट्री में लेके आए हैं, उस मशीन को हम खुद कभी भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जब तक वो मशीन इंस्टॉल नहीं होगी। दैट इज वाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन हैज बीन एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट टू फाइंड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो कॉस्ट ऑफ एसेट में स्क्रैप वैल्यू माइनस की, जो भी आ गया उसको एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन एसेट से डिवाइड करेंगे। एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन एसेट आपको पहले बताया कि जो मशीन बनाते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन में, वो चेक करते हैं कि ये मशीन कितनी देर काम करेगी। अगर इसको हम शॉर्ट में करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा करेंगे तो वो साइंस स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में मेनली इसकी ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल दी जा सकती है, तो वहाँ बताया जाता है कि कैसे इसको चेक होता है या कैसे होता है। तो हम सिर्फ इतना देखेंगे कि एस्टिमेटेड लाइफ वट एवर इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, वी विल डिवाइड द कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट टू फाइंड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। सेकेंड है कि अगर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकल आई है, अगर परसेंटेज निकालना है तो वो भी निकल जाएगा। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ एन एसेट। ये जो ऊपर आई थी अमाउंट, ये जो निकालना है इस फार्मूले में, उसको टोटल कॉस्ट से डिवाइड करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इससे आ जाएगा हमारा परसेंटेज में कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है। आज की वीडियो में हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन, मीनिंग, कॉजेज, क्यों लगती है डेप्रिसिएशन, और ये समझा कि दो मेथड हैं अकाउंटिंग के और दो ही मेथड हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करने के। पहला मेथड डेप्रिसिएशन का और पहला मेथड अकाउंटिंग का हमने किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी इलस्ट्रेशंस करेंगे। Guys, please like, subscribe and share my channel if you like my videos. Thank you. Have a nice day.